एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ पेपर आएगा, मतलब इससे ज्यादा इजी तो नहीं आएगा। एक स्केल टफ मान सकते हो बट इक्विवेलेंट था, है ना। एडवांस का थोड़ा सा ऑन बिट हायर स्केल था, बट एडवांस को भी आप इक्वली मान सकते हो, क्योंकि एडवांस तो कितना भी टफ आ जाएगा उसका कोई भरोसा एक्चुअल में नहीं है ना। तो दोनों पेपर को अगर माने तो एक स्केल पे ही थे। एडवांस को थोड़ा सा आप मान सकते कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, है ना। ठीक है, ऐसा ही आता है एडवांस के पेपर। आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब तक आप काफी सारी चीजें सीख चुके होंगे ना, तो आपकी जो दिमाग की जो सोच होती है ना वो भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे समय के साथ साथ, अगर पढ़ते हो तो। और नहीं पढ़ते हो तो वो कम होती जाती है ना। ब्रेन इज लाइक ए बलून ना, जितना आप यूज करोगे ना, ये ऐसी चीज है देखो, जितना आप यूज करोगे उतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा यूज करोगे, बचा के रखा हुआ है कि ज्यादा यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ के तो मेंस में मैंने थोड़े बहुत के देखे थे, मार्क्स तो अच्छे थे। इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसमें, 86 मार्क्स हैं। 86 मार्क्स हैं फिजिक्स में मेंस में, है ना। और मतलब कुछ के देखे थे इसके खराब मार्क्स आए इस बार, 70 है। तो 70 तो खराब है ना, ठीक है। मतलब रेस्पेक्टिव टर्म बोल रहा हूँ पिछले वाले के अकॉर्डिंग। देखो मैं ये जो स्केल बोल रहा हूँ ना, तो हमेशा कंपटीशन, जैसे मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पिछली बार मेंस में 100 में से 30 मार्क्स आए थे, तो अगर मेरे इस बार 40 आए इस लाइक वो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पिछली बार अगर मार्क्स अगर मान लो 60 आए और इस बार 40 आए तो मेरे लिए खराब है। आपका कंपटीशन आपका अपने आप खुद से होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ठीक है, अपन मेहनत करेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। आप पेपर को जरूर एनालिसिस करो समय के साथ, है ना। डेली की डेली पेपर एनालिसिस करो। क्लास तो ये मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से एक ही चीज बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। ये जेई में जाना आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये पहला उद्देश्य है। आपकी लाइफ यहाँ पे अंत नहीं होती है कि भाई साहब बस जेई में सेलेक्ट हो गए और जीवन सेटल हो गया, ऐसा नहीं है ना। आप सोचो ना, अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जाम 2007 में दिया था और अब 2022 हो गया, मुझे अभी भी मेरा जीवन सेटल नहीं लगता, है ना। ठीक है, मतलब सेटल्ड होने का, अब आपकी परिभाषा आपके हिसाब से सेटल्ड क्या है वो अलग है, मेरी परिभाषा मेरे हिसाब से सेटल्ड होने के हिसाब से अलग है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। किसी को 10,000 भी बहुत लगते हैं, किसी को महीने के 10 लाख भी बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो सबकी परिभाषा है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो जैसा मुझे लगता है कि भाई आप लोग सीख पाते हो, देखो जब हम पढ़ते थे तो मेरा स्केल बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप लोग, है ना। आप में भी एवरेज जो स्टूडेंट है, मैं एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, भगवान कसम खा के, ठीक है, अपनी कसम खा लेता हूँ, ठीक है। आप में जो एवरेज स्टूडेंट है वैसा स्किल था, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत था मैं, है ना। ललक सीखने की बहुत थी कि ऑप्शंस नहीं थे, है ना। उस तरह से एक बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी। दिक्कत क्या है कि आप लोग कोशिश भी करते हो तो आप, जैसे कई बच्चे सुबह वाले बैच में मिलेगी सर हमारे इतने आए थे लेकिन इतने नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव भाई सब नेगेटिव अगर आपके होते हैं तो वो आपकी 2-3 पॉइंट्स हैं। आप लिथार्जी को बहुत ज्यादा, आप ढंग से क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो, आप पेपर को सीरियस नहीं लेते हो, आप अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें, आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, आपको लगता है बस हो गया यार, है ना। दिया एक पेपर दिया, शुरू में स्टार्ट किया, आप ट्रेन आउट होते चले गए, आपको लगा बस हो गया, क्या फर्क पड़ता है अब अगली बार। आप ऐसा सोचो कि यही आप, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं सुबह के बैच में भी एग्जांपल दिया कि मान लो कि किसी बच्चे को दोपहर में 2 से 4 सोने की आदत है, बात ध्यान से सुनना, डेली सोने की आदत है। और आपका जब जेई का एग्जाम था, सेंटर आपका कोटा नहीं आया, मान लो जयपुर आया, है ना। आप गए वहां पे एग्जाम देने, आपके पापा आपके साथ गए। फिर दोपहर में जो 2 घंटे 3 घंटे का गैप मिला, तो आपके पापा ने बोला कि बेटा जहां हम रुके हैं वो तो थोड़ा दूर है, एक काम करते हैं 1-1.5 घंटा बचा है, यहीं कुछ आसपास खा लेते हैं, ठीक है, और फिर यहीं पर सेंटर पे ही वेट कर लेंगे, फिर एग्जाम दे देना, शाम को चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपकी आदत क्या है, सोने की। तो आपकी जो एनर्जी है जो एग्जाम के लिए बचनी चाहिए थी, क्योंकि आप सो नहीं पाए, तो जो आपकी नींद है वो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करता जाएगा। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपकी बॉडी बिल्कुल लिथार्जिक पड़ी हुई होगी, है ना, जैसे आत्मा बाहर निकल गई हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्जाम तो वो 12 बजे खत्म हो गया, क्योंकि 2 से 5 में आप एग्जाम दोगे, वही तो कोई सेंस का है नहीं, ठीक है।
तो आपके जितने भी मार्क्स आए, मैं तो कह रहा हूँ 1 मार्क्स आए, 2 मार्क्स आए, 10 आए, 100 आए, 50 आए, 70 आए, आप उसको अपने हिसाब से बेहतर करने की कोशिश करो। लाइक सपोज ये करें कि सर इसके 86 मार्क्स आए फिजिक्स में, तो वो इसके हिसाब से अभी कम है। ऐसा थोड़ी कि 86 आ गए अब बस अब पढ़ाई छोड़ देनी है और हो गया मस्त। भाई जहां गलतियां हुई उस गलती को देखना है कि 3-4 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, तो जो भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उसको सही करना है। जैसे मैंने इसको टारगेट दिया था, ये मेरे पास आया था, हाँ जब ये बाद में आया ना बैच में, तो बाद में शिफ्ट हुआ, पहले मेडिकल में थे ना, हाँ तो बाद में शिफ्ट हुआ। तो इसने आके इसका काफी सारा छूटा हुआ था, तो मैंने इसको बस एक टारगेट दिया था कि तेरा पोटेंशियल ये है, इस हिसाब से तेरे को परफॉर्म करना, और इसने वो उतना रिजल्ट आउटपुट लाके दिया। ठीक है, तो ये आपको अपने आप टारगेट सेट करने पड़ेंगे। टाइम नहीं दिया, समझ रहे हो, अश्नीय ग्रोवर की बातें समझते हो ना भाई। मैंने इसको टाइम नहीं दिया, मैंने इसको टारगेट दिया, मेहनत इसको करनी है। जैसे वो बोलता है ना कि साहब कंपनी तुम्हारी है, मेहनत तुमको करनी है। सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ है कि आईआईटी में तुम्हें जाना है, अच्छा प्लेसमेंट तुम्हें लेना है, लाइफ के मजे तुम्हें लेने हैं, ठीक है, तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है, मुझे थोड़ी कम करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी एक्चुअली, है ना। तो ये गिव एंड टेक वाला रूल है, तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पेपर को एनालिसिस करना है, कल अपन डिस्कस करेंगे पेपर को। हर एक बच्चा पेपर को बढ़िया से सॉल्व करे, आपको यहाँ से ऑफलाइन पेपर मिल ही जाता है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, आपको पेपर में ही उसको सॉल्व करना है। एक तरफ आपकी गलतियां और दूसरी तरफ उसका सॉल्यूशन, वो आपको बहुत बेटर रहेगा, जिससे आप फर्दर आप अपने आप को एनहेंस कर पाओगे। यार डे बाय डे इंप्रूवमेंट है, हर दिन आपको कुछ सीखना है ना, और ये धीरे 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 होता है। अब वो डेली आप में, अगर आप डेली मेहनत करोगे ना, तो डेली आप में चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में डेली चेंजेस होते हैं, हमारे ब्रेन में डेली चेंजेस होते हैं। तो सिंपल सी चीजें आप जब यूज नहीं करते, जैसे ये होता है ना कि मैं आजकल ऐसे पढ़ता रहता ना छोटे बच्चे के बारे में, तो मैं ऐसे पढ़ रहा था कि जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं ना, एक्चुअली हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो पर सेकंड बहुत ज्यादा बनते हैं ब्रेन में, तो हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसकी 2 साल तक बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो यूज नहीं करता क्योंकि उसको आता नहीं। तो धीरे धीरे हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें यह आता है कि भाई साहब ये एबिलिटी का यूज नहीं हो रहा, तो धीरे 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 इतनी ज्यादा ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको जरूरत ही नहीं है, खाएगा सोएगा हगेगा, जरूरत ही नहीं है, क्या करेगा, तो धीरे धीरे वो एबिलिटी उसकी खत्म होने लग जाती है। सिमिलरली अपने साथ भी है, हम अगर चीजों को यूज नहीं करेंगे, हम अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, तो हमारा ना जो ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है वो एक ना यूज के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगी। जैसे मान लो किसी बंदे को 10 घंटे सोने की आदत है, तो फिक्स है साहब कि वो रात को 6 घंटे सोएगा, दिन में 4 घंटे सोएगा, है ना, फिक्स है, अपने आप नींद आने लग जाएगी क्योंकि बॉडी। और कोई बंदा जो है 5 घंटे सो के भी बहुत एनर्जेटिक रहेगा, क्यों, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन किया हुआ है। जैसे आर्मी पर्सन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी बॉडी उस हिसाब से ट्रेंड होती है, वैसे क्लाइमेट के लिए ट्रेंड होती है, वो आराम से 2-2 दिन तक जगे रह सकते हैं, उनकी बॉडी हर ड्रास्टिक से ड्रास्टिक सिचुएशंस के लिए ट्रेन होती है ना। हमारी बॉडी वैसे नहीं होती है, ठीक है, वो बहुत ही वो उनकी बॉडी ऐसी भी 2-2 दिन तक वो बिना पानी पिए रह सकते हैं, किसी भी ट्रोमा को झेल सकते हैं, कितना भी पेन सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनकी बॉडी को वैसे अडेप्ट किया जाता है, क्यों कैसे किया जाता है वैसा, पेन दे के, कि भाई साहब अगर उसको 2 दिन तक है ना प्यासा रहना है ना, तो 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो 3 दिन तक प्यासा रहे, तो सामने वाला 2 दिन तक रखेगा तो उसको लगेगा चिल्ला, तो चलता रहता है, 2 दिन ही रखा हुआ तो हंसेगा मन ही मन, है ना, चिल्लर समझ रहा था, है ना। तो ये वाली सिचुएशन सेम आपके साथ है कि आप रेगुलरली आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इज लाइक ये हर कॉम्पिटिशन अपने आप में फाइटिंग है ना। और आप, ये स्कूल नहीं है, आप पूरी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, ये वो नहीं है कि 5वीं पास की तो 6ठी में आ गए, 6ठी पास की 7वीं में आ गए, ये वो सिस्टम खत्म हो चुका है। समझ में आ रही होगी धीरे धीरे बातें ना। ये 11th है कि 12th के बाद कोई बात नहीं, 11th के बाद चलो कोई नर्चर खराब हुआ तो एनथ्यूज अच्छा कर लेंगे, एनथ्यूज खराब हुआ तो पता नहीं क्या अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो मेहनत अच्छे से करनी है यार, है ना, साथ के साथ करते चलना है। कोई बहुत ज्यादा मैं बोल रहा ना कि कोई इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3-4 पॉइंट्स है। पहला,
कि भैया आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हो। दूसरा, आप में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोबोट बन जाओ, आपकी इनर क्वालिटी को मैं नहीं खत्म करना चाहता। कोई बच्चा चंचल है, ठीक है ना, नॉटी, ठीक है, तो वो वैसा ही रहे यार, उसकी वो इनर क्वालिटी है, मैं उसको चेंज करने की नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूँ कि उसको शिफ्ट होना आना चाहिए। अगर वो पढ़ता है, जब हम पढ़ रहे हैं, तो वो फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। मैं शरारती तो मैं आपसे बहुत ज्यादा हूँ, आप तो कुछ भी नहीं है ना। आपका स्क्वायर का स्क्वायर लगा लो, है ना, लेकिन अब मैं यहाँ शरारती थोड़ी करूंगा। ठीक है ना, फोकस भी बहुत जरूरी है लाइफ में। आपकी फोकस शिफ्ट होना आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ आए तो मेरा फोकस आपको अच्छे से पढ़ाना, बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करना। आपका फोकस होना चाहिए अच्छे से अच्छा पढ़ना, ठीक है। तो ये सब ज्ञान मैं इसलिए बांट रहा हूँ कि आप जब हर बार देखो आप टेस्ट देते हो, उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हर बार करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट डालूंगा है ना। आप चाहे उसको अडॉप्ट करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि क्या होता है कि, है ना, ऐसा समझो ना कि ज्ञान तो दुनिया में बैठ रहा है, लेकिन अडॉप्ट करने वाले बहुत कम होते हैं उस चीज को लेने के लिए। तो आप में से कुछ भी अडॉप्ट करेंगे इस चीज को, धीरे धीरे आपकी लाइफ को बेहतर ही करेगा, है ना। तो एक बार थोड़ा सा एफर्ट्स और डालो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। देखो, अभी संघर्ष कर लोगे ना, अभी रगड़ लोगे, जनवरी फरवरी तक बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। अदरवाइज अक्टूबर नवंबर में इतना पेन छा जाएगा ना दिमाग में, शरीर में, कि आपको किसी ना किसी एक को त्यागना पड़े। तो किसी ना किसी एक को त्यागने का मतलब, है ना, या तो बोर्ड या आईआईटी, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास समय है, आप आराम से चीजों को सही कर सकते हो। अदरवाइज दोनों को साथ में, लास्ट में आप सोचो कि एक महीने में, लास्ट में कई बच्चे आते हैं कि सर वो मिल जाएगी, वो सॉल्यूशन, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला बुक। मैंने कहा फॉर्मूला बुक से क्या हो जाएगा, तो बोले सर फॉर्मूले पढ़ लेंगे। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो नर्चर में बांट देते हम, फॉर्मूला बुक से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। प्रिंटिंग में 10 रुपए का कॉस्ट आता है तो उससे थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। फॉर्मूला बुक से कुछ भी नहीं होता है, होता है आपकी मेहनत से, आपकी डेप्थ से। इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट डेप्थ। कितना आप चीजों को समझ पाते हो, कितना रिफ्लेक्सेस, आपकी बॉडी रिफ्लेक्सेस है ये, ठीक है। मेरे रिफ्लेक्सेस नहीं है, मैं तो लर्न करा दूंगा, लेकिन आपकी बॉडी उस क्वेश्चन पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है ना, वो आप पे सोच है। तो सोच को थोड़ा सा इनहेंस करना है। कल की क्लास में पेपर डिस्कस करेंगे, बढ़िया से पेपर को अच्छे से करके आना है, ठीक है ना, अपने हिसाब से। लाइफ में कभी रोना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, ठीक है। समझ लो ना, रोता वो है जो कमजोर होता है, ठीक है। हाँ, और हम कमजोर है नहीं, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल कमजोर थोड़ी ना बनना लाइफ में। सहानुभूति हमें किसी से जीवन में चाहिए नहीं, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, है ना। आप डिसाइड कर लो कि आपको सहानुभूति चाहिए कि आपको इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए ना, ठीक है, सहानुभूति नहीं चाहिए। मुझे तो सच में नहीं चाहिए होती। कोई मुझे सहानुभूति दिखाता है ना, तो मैं तो अपने घर जा, ठीक है। सहानुभूति का क्या करूंगा, अचार डालूंगा, ठीक है, क्या करूंगा यार मैं, है ना। तो सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप में भी एक इतना स्ट्रांग, है ना, बनना है कि हमें सहानुभूति किसी से नहीं चाहिए, इवन अपने पेरेंट्स से भी नहीं चाहिए। सहानुभूति हमें जीवन में किसी से नहीं चाहिए होती, ठीक है। कभी किसी का रो, अकेले कमरे में रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम बैठ के रो लो, कोई दिक्कत नहीं। खूब फाड़े दाड़े फाड़ फाड़ के रो, छाती पीट पीट रो, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी के सामने मत रो। रोने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज होती है कभी बार, है ना। टेंशन स्ट्रेस रिलीव होती है। कई बार आप बहुत अकेला फील हो रहा है, या फिर कुछ भी लाइफ में सही नहीं चल रहा, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन किसी के सामने आप रोते हो ना, तो आपको कमजोर बनाता है। क्योंकि अगर आप एक बार आपको सहानुभूति की आदत पड़ गई ना, तो आपको जीवन भर सहानुभूति चाहिए, और उससे आपका भला कुछ नहीं होगा। क्योंकि सामने वाला आपको रिलैक्स तो कर देगा। जैसे आपने मम्मी से बोला कि मम्मी पेपर खराब हो गया, मम्मी ने आपको सहानुभूति दे दी। पेरेंट्स तो यही दे सकते हैं, आपको सहानुभूति दे दी, आप रिलैक्स हो गए, गड़बड़ हो गई। आप रिलैक्स हो गए, चलो चिल, अब मूवी चलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप खुद से अकेले में कहीं जाके रोते, तो आप अपने मन में आप सोचते पूरे प्रोसेस को, पूरे थॉट को, कि ये 2-4 महीने में हुआ क्या है, तो आपके दिमाग में वो पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो दोबारा से घूमती, और आप
एक रिजल्ट निकालते, मन में कुछ ना कुछ आप एक प्रण संकल्प कुछ लेते, आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश करते। लेकिन अब हुआ क्या, आपने सहानुभूति ले ली, वो सब बह गया। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल एकदम कठोर बनना है। अब बच्चे तो रहे नहीं, ये बचपन कभी ना कभी जीवन में त्यागना पड़ता है, पता है ना। एक समय ऐसा आता है आदमी को ही समझना पड़ता है, वैसे भी कहाँ बच्चे हो जाए, हमारे बाप हो तुम कहाँ, है ना। तो वैसे अगर बात करें तो ये हमें समझना पड़ता है कि यार वो स्कूल वाली लाइफ खत्म हो चुकी है, कि हम 8वीं में थे तो हम ऐसे मजे करते थे, 7वीं में थे, वो खत्म हो चुका है यार। कभी ना कभी तो जीवन में बड़े होंगे, ठीक है। 5-6 साल बाद तुम लोग की शादियां हो जाएंगी तो चलो भाई, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ाई से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहां तक कंप्लीट कर लिया था बेटा? पोटेंशियोमीटर वायर। चलो पहले एक समरी सी कर लेते हैं, फिर मीटर ब्रिज करेंगे। इधर देखो सब लोग, हम स्टार्टिंग से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और हम अंतिम चरण पर आ चुके हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के। स्टार्टिंग से हम लोगों ने करंट की बात की, चार्ज की बात की। तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट दो तरह का हम बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस दैट इज dq by dt, एवरेज इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। फिर हमने बोला कि यार एक्चुअली क्या होता है, हम टोटल 3 डिवाइसेस की बात करते हैं। एक होता है रजिस्टर, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। रजिस्टर का काम तो यही तमाम हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगले चैप्टर में कैपेसिटर, नाम ही कैपेसिटर है चैप्टर का। और उसके बाद जब हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इंडक्टर। जब हम रजिस्टर की बात करते हैं तो हमें उसके रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। और होता क्या है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो एल बाय, जिसे मान लो हेडिंग डाल लेते हैं पे समरी। आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। क्या आप इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हो क्या बेटा? इसको लिख दो R नॉट इज इक्वल्स टू रो एल बाय। सही है। अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टर को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, किसी स्ट्रेचिंग मटेरियल का बना होगा। जोड़ा नहीं है लेंथ को, क्या किया है, स्ट्रेच किया है। और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया। तो आपको कैलकुलेट करना है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। नोट करो और कितना आंसर आएगा बताओ। कितना आ जाएगा? आंसर आएगा n स्क्वायर इंटू आर। कैसे? अच्छा, अगर लेंथ को n टाइम्स कर दिया, एरिया बता सकते हो क्या? a डैश कितना आ जाएगा? a बाय n। कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम तो बराबर रहेगी ना, मतलब एक्चुअली मास बराबर रहेगा। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम बराबर रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या बनेगा, a इंटू एल। और फाइनल वॉल्यूम कितना बनेगा बेटा, n इंटू एल इंटू ए डैश। तो a डैश आएगा आपके पास a बाय n। सही है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस हो गया r डैश। अब r डैश को क्या लिखूंगा, रो। लेंथ की जगह कितना आएगा, n इंटू एल, और एरिया कितना आ जाएगा, a बाय। तो ये बनेगा आपके पास रो एल बाय ए इंटू एन स्क्वायर। तो यहां से आर डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज एन स्क्वायर इंटू आर। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। यहां तो सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, नोट करते चलो। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी रजिस्टर का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का कम। क्यों कम होता है? क्योंकि अल्फा नेगेटिव होता है।
कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो फॉर कंडक्टर अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फा कैसा होता है इसका? नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना? अच्छा, किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टिविटी क्या कंडक्टर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है क्या? नहीं। रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, लेकिन रेजिस्टिविटी भी ध्यान रखना टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो कॉपर है, तो जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग, और वो कैसे वेरी करती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। यहाँ तो सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, J इज इक्वल्स टू सिग्मा आई। बस इसकी वैल्यू जरूर याद रखना, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है ना? ई स्क्वायर इंटू एन टू टाउ डिवाइडेड बाय, ये होती है ना? चेक कर लेना, ठीक है? तो ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं। और सिग्मा को मैं 1 अपॉन रो लिख सकता हूँ। सही है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि यार देखो सर्किट एनालिसिस की, तो सर्किट एनालिसिस में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। पहला, चार्जिंग ऑफ द बैटरी। दूसरा, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। तीसरा, ओपन सर्किट। और चौथा, शॉर्ट सर्किट। क्या चार्जिंग ऑफ बैटरी सबको क्लियर है क्या? बैटरी चार्ज हो रही है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, कितना? ई प्लस आई आर। डिस्चार्ज हो रही है तो ई माइनस आई आर। ओपन सर्किट है तो करंट, और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है टर्मिनल के अक्रॉस एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, इस केस में दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर कंडीशन आ जाएगी। सही बात है। फिर हम लोगों ने सर्किट एनालिसिस देखा, हमने बोला अलग अलग मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक केसीएल, केवीएल। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, सब लोग देखो, ये आपकी O2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ऐसा एक इनफाइनाइट सर्किट का किया था ना क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, सारे रेजिस्टेंस सेम। लेकिन थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, सपोज ये R1 है और ये R2। ये दे रहे, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। बी पॉइंट पर मैंने अर्थिंग की हुई है, और यहां पर दे रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल अगर वी नॉट है तो यहाँ का वी नॉट बाय 2। हर सेक्शन के बाद, क्वेश्चन में दे रखा है हर सेक्शन के बाद जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। यानी यहाँ वी नॉट है तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, ऐसे चल रहा है। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2। कैलकुलेट करो और आंसर करो।
अच्छा देखो, चार मेथड पढ़े हम लोगों ने ना, सेल पढ़ा, केवीएल पढ़ा, केसीएल पढ़ा और नोडल पढ़ा। केवीएल अप्लाई करना नहीं है, सेल यहां पर है नहीं, दो बचे कौन कौन से, एक तो केसीएल और एक नोडल। तो सबसे पहले तो नोडल की बात कर रहे हैं। नोडल कैसे देखेंगे, यहां पर हर जंक्शन का पोटेंशियल पता है क्या, यहां पर भी पता है क्या, तो अर्थिंग की हुई है, पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ का भी जीरो, यहाँ का भी जीरो, यहाँ का भी जीरो और यहाँ का भी जीरो। अब नोडल में इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूं क्या, नहीं। अब बचा कौन सा मेथड, केसीएल। क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल। कोई भी एक जंक्शन पकड़ लो, सपोज मैं यहां पकड़ लेता, तो मेरे दिमाग में क्यों है ना बत्ती जली की केसीएल अपन अप्लाई करें। क्या मुझे हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है क्या, बिल्कुल। और जब सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो मैं करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। और केसीएल होता क्या है, मान लो यहां से I1 करंट आया, यहां से I2 आया और यहां से I3 आया, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं कि भैया नेट समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। सही है ना। और ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं I1 लिख सकता हूं क्या, मैंने करंट की डायरेक्शन ये मानी है, यानी ये हाई पोटेंशियल, ये मैंने माना है, तो हाई माइनस लो डेल्टा V अपॉन आर, तो कितना बनेगा बेटा, V नॉट माइनस V नॉट बाय 2 अपॉन R1। सही है। I2 पर आते हैं, I2 मैंने ये माना है। अब आप बोलोगे सर ये हाई है ये लो है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप डायरेक्शन कैसे भी अज्यूम कर सकते हो, अपने आप ही सॉल्व होके अपने आप ही साइन आ जाता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत, आपने ये माना है ना, तो आपके हिसाब से ये हाई है ये लो है, तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा बोलो, I2 0 माइनस V नॉट बाय 2 अपॉन R2। मैंने करंट ये माना है, तो ये हाई है ये लो है, कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप बोलो, V नॉट बाय 4 माइनस V नॉट बाय 2 अपॉन R1, ये है ना, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास V नॉट बाय 2 R1, ये बनेगा माइनस का V नॉट बाय 2 R2, और ये बनेगा आपके पास माइनस का V नॉट बाय 4 R1 इक्वल्स टू 0। यहां से देखोगे तो ये V नॉट V नॉट V नॉट ये चला गया, यहां से आपके पास 2 कॉमन आगे चला गया, ये आपके पास बना 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन 2 R2, ये बनेगा 1 अपॉन 2 R2 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, बस यहां से आंसर आ जाएगा, कितना है बेटा 2R1 इज इक्वल्स टू R2, ये है ना, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये आंसर। यहाँ तक सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, है ना। तो हम लोगों ने चारों मेथड देखे थे पहले, है ना, केसीएल, केवीएल, नोडल और सेल। सेल कॉम्बिनेशन में पैरेलल का फॉर्मूला याद है क्या सबको, इक्विवेलेंट होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से। सही है। अच्छा इसके बाद हम लोग आए थे पावर पे। तो पावर के लिए मैंने बताया था कि किसी भी कोई भी डिवाइस हो उसके अक्रॉस पावर निकालना है तो कैसे निकालोगे, I इंटू डेल्टा V। सही है। I होता है करंट पासिंग थ्रू दैट डिवाइस, इंटू डेल्टा V होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे अगर मैं बैटरी की बात करूं तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी पॉजिटिव, कैसी रहती है पॉजिटिव, और पावर कंज्यूम बाय द बैटरी नेगेटिव। क्लियर है, I इंटू डेल्टा V। अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर के केस में पावर का फॉर्मूला आता है सेम, I इंटू डेल्टा V अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डेल्टा V रजिस्टर के लिए कितना होता है, I इंटू R, तो I स्क्वायर R भी हो जाता है, V स्क्वायर बाय R भी हो जाता है। बस ये ध्यान रखना इस केस में जो V है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। सही है। और कितनी हीट खर्च करेगा रजिस्टर वो कैसे निकालूंगा, पावर को DH बाय DT, DT को दूसरी साइड ले जाओ, तो DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू DT।
इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आई स्क्वायर आर कांस्टेंट होता है, तो आई स्क्वायर आर को सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड आ जाएगा बाय द रेजिस्टर। सबको बता रही बेटा, समझ में आता है ना? जैसे अगर आप देखोगे तो आपके S1 में एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर एक बैटरी एक लगा रखी है और ये 2 रजिस्टर दे रखे, मान लो इसका EMF E है, इसका R1 रेजिस्टेंस और इसका R2, और यहाँ पे एक बाल्टी में पानी भर दी, देखा ऐसा है ना? होमवर्क भी दिया था शायद मैंने, ठीक है ना? बात ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये जो पानी है इसका टेम्परेचर, मुझे मान लो इस पानी को गर्म करना है, टेम्परेचर मान लो किसी 30 डिग्री तक ले जाना है या 100 डिग्री तक ले जाना है, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए हीट चाहिए, वो हीट मिलेगी कहां से? ये जो रजिस्टर जितनी हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा, वो हीट पानी को मिलेगी। क्या ये जो लॉस कर रहा है वो पानी को मिल रही है क्या? नहीं। तो ये वाला रजिस्टर किस रेट से हीट को लॉस करेगा? अब दिमाग में आता है कि सर अच्छा हीट लॉस निकालना है तो पहले पावर निकालना पड़ेगा, लेकिन पावर के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, आई स्क्वायर आर लगाऊं या ई स्क्वायर बाय, अरे भाई कोई भी फॉर्मूला लगा दो, लेकिन वो फॉर्मूला लगाओ जो आसान हो। जैसे यहां पर मैं लगाता ना, मैं सीधे क्या लगाता, ई स्क्वायर बाय आर टू। क्यों लगाता? जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस है, उतना ही इसके अक्रॉस। तो आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो इसकी पावर आ गई। पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। तो टी टाइम में इतनी हीट ये रिलीज करेगा, और वो सारी की सारी हीट किसको मिलने वाली है, पानी को। और पानी को अगर हीट मिलेगी तो वो उससे अपने टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस के कंसेप्ट को भी हम कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट हो गया, 1 2 3, इसमें 4 डाल दो, ये 5 और ये 6। है ना? क्वेश्चन है उसको मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आए। इस केस में जो R2 है, आप ऐसे सोचो अगर यहाँ पे एक और रजिस्टर होता, R3 होता, क्लियर है? तो हम दोनों की वजह से कैलकुलेट कर लेते, ठीक है? मैं बोलता ई स्क्वायर बाय R2 प्लस ई स्क्वायर बाय R3, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इन दोनों को हटा के एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते, आर इक्विवेलेंट निकाल देते, तो आंसर आता ई स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट इनटू टी इज इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं सेम ही आते, देखो मैं करके दिखा, ई स्क्वायर बाय R1 प्लस ई स्क्वायर बाय R2, जो आप रिप्लेस करोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 की तो वैल्यू आ जाएगी, 1/R1 1/R2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज हीट लॉस बाय R2 is equals to total amount of heat gained by water। सही बात है ना? कई बार आपसे पूछ रहा था हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, M into S। तो 3 वर्ड होते हैं, बात ध्यान से सुनना सब लोग इधर। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट, और एक होता है हीट कैपेसिटी। सही है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों सेम है, एस, एमएस डेल्टा टी में एस जो टर्म होती है। जैसे अगर हम वाटर के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो हम जब लिखते हैं ना कैलोरी पर उसमें, हाँ तो 1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन हीट कैपेसिटी होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ एम इनटू एस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, एस। क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा इधर देखो एक बार सब लोग, ये हटा दो क्या? जैसे मान लो आपके पास पानी गर्म करने की जो केटल होती है ना, रहती है अपने पास सबके पास। मान लो आपके पानी गर्म करने की जो केटल है उसमें कॉइल लगी हुई है,
इस तरह से नीचे, ठीक है। और आपने क्या किया, यहां पर पानी को फिल कर दिया अपने केटल में, ये आपकी केटल हो गई, ठीक है। अब अभी यहां पर ऐसे सोचो, अभी एक कॉइल है ना, मान लो इस पानी को गर्म होने में टी टाइम लगता है, पानी को गर्म होने में कितना समय लगता है, टी। तो ये टी टाइम में कितनी हीट को लॉस करेगा। तो पानी गर्म कैसे होता है, जब आप क्या करते हो, केटल को चालू करते हो तो जो कॉइल होती है उसमें करंट दौड़ता है, उसकी वजह से कॉइल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अरे कभी वो ना गर्म पानी से इंडक्शन रॉड जो होती है, यहाँ इमल्शन रॉड बोलते हैं ना उसको, सॉरी, हाँ, जब उससे आप उसको यूज करते हो और कई बार हम पानी भरना बाल्टी में भूल जाते हैं, या फिर आप उसमें पानी में बाल्टी में पानी भर के आप उसको छोड़ दो, धीरे धीरे पानी का प्राइस खत्म हो जाएगा, तो आप देखोगे जो रॉड होती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, बिल्कुल बंदर के मुंह जैसे, बिल्कुल एकदम रेड, है ना, रेड हॉट। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि होता क्या है, वो हीट को क्या करता है, लॉस करता है। और अच्छा पानी होता है तो वो रेड नहीं होती, ऐसा क्यों, बिल्कुल जितनी हीट को वो एक्चुअली लॉस कर रहा है एनवायरमेंट उतना जल्दी से उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता, लेकिन पानी उसको तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। क्लियर है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको एक्चुअली देखो, पानी तो क्या करता है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है, वेपराइज होता है, उसको बहुत जरूरत है हीट की, लेकिन एयर मॉलिक्यूल को गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो क्यों रॉड बोल रहा है हीट ले लो, हीट ले लो, एयर मॉलिक्यूल बोला नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती है क्या, इसलिए रॉड बोलता है ठीक है मत लो, वो मुंह फुला के लाल हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पानी में डालते हो तो पानी को बहुत जरूरत है, तो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है, रॉड हीट को प्रोवाइड करता जाता है, इस तरह से धीरे 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 पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो मेरे पास एक कॉइल लग रही है, ठीक है, और मान लो इस कॉइल से, अगर मान लो मैंने मतलब कैटल को ऑन किया, इस कॉइल की वजह से पानी गर्म हो गया और गर्म होने में T1 टाइम लगा, तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे, E²/R इंटू T इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ये लिखोगे ना, या फिर दैट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वाटर, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर। सही है। अब ये बताओ कि अगर मान लो पानी को 10 डिग्री से 100 डिग्री पर जाने के लिए, सपोज आपके पास 100 ग्राम वाटर है, ये बताओ 10 डिग्री से 100 डिग्री पर जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बोलो, MS डेल्टा T। 10 डिग्री से 100 डिग्री पर जाने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है ना, कितना हुआ, 9000। सही है। अब मैं चाहे कोई भी कॉइल यूज करूं, क्या ये चेंज हो जाएगा क्या, पानी बोल रहा है भाई साहब मुझे 10 डिग्री से 100 डिग्री पर जाने के लिए इतनी हीट की रिक्वायरमेंट, तो अब चाहे आप एक कॉइल यूज करो, 2 कॉइल यूज करो, 4 करो, 50 करो, हमेशा ये वाली वैल्यू तो कैसी रहेगी, सेम। इसका मतलब ये जो टर्म है वो कैसी है, सेम, कांस्टेंट। सही बात है। क्या ई भी सेम है, बिल्कुल, है ना, ई कैसे सेम है, अरे हम घरों में अपनी सप्लाई कितनी रखते हैं, 220। सही बात है, तो ये भी सेम है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो T/R का रेशियो भी कैसा है, सेम है, कांस्टेंट है। यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब क्या है, अब बात को ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने पहले एक कॉइल लगाई जिसका रेजिस्टेंस कितना था, R1, इस कॉइल से इस पानी को गर्म होने में समय कितना लगा, T1। अब मैं बोला यार इसमें मजा नहीं आ रहा, तो मैं एक और नई केटल खरीद लाया मार्केट से, जिसमें एक दूसरी कॉइल ऐसे लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब इससे इसी पानी को दोबारा गर्म किया ठंडा करके, और भी काम तो है नहीं हम पे, तो हमने क्या किया, हमने चेक किया। अब मैं बोल सकता हूं कि इस केस में टाइम कितना लगेगा, T2 लगेगा, और इक्वेशन अगर लिखूं तो मैं ये बनूंगा E²/R2 इंटू T2 इज इक्वल टू Q, ये लगेगा। क्लियर है। तो पहली वाली कॉइल से T1 टाइम लग रहा था, अभी कितना लग रहा था, T2। मैंने बोला यार इसमें मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, दोनों कॉइल को मैंने उखाड़ा और एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक साथ कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, सीरीज में और पैरेलल में।
अगर मैं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मुझे बता सकते हो क्या कि अब कितना समय लगेगा पानी को गर्म होने में? कितना आंसर आएगा? अरे यहां से देखो आंसर आ चुका है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसा रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वैसा ही टाइम का रिलेशन। तो अगर मैं दोनों कॉइल को किस में डालूंगा? पैरेलल में। अब जो टाइम लगेगा इक्विवेलेंट टाइम वो आएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। और अगर मैं दोनों कॉइल को किस में लगा दूंगा? सीरीज में, तो अब टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। ठीक है, मुझे क्या लग रहा था मैं दो कॉइल यूज करूंगा तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को किस में यूज करूंगा? सीरीज में। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है? भैया ऑब्वियसली बात है, या तो पहला तो इसने बोला कि सर वोल्टेज कम हो गया हर एक के अक्रॉस, या फिर ऐसे भी देख सकते हो ना करंट भी तो कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना सर्किट का। पहले रेजिस्टेंस आर था, अब मान लो 2R हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम हो गई। तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? T1 प्लस T। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता कि सपोज पहला टाइम जो T1 है वो 30 मिनट है और दूसरा टाइम जो T2 है वो 60 मिनट है, यानी जब मैं पहली कॉइल यूज कर रहा हूं तो उसको 30 मिनट लगते हैं पानी को गर्म करने में, दूसरी कॉइल यूज कर रहा हूं तो उसको कितना समय लगता है? 60 मिनट। तो अगर मैं दोनों को पैरेलल में यूज करूंगा तो मुझे समय कितना लगेगा? 60 इंटू 30 अपॉन 90। 20 मिनट में ये पानी को गर्म करके देते। लेकिन अगर आप इसमें कनेक्ट करोगे तो ये लगेगा 90 प्लस 60, कितना समय लग जाएगा? 150 मिनट। सॉरी कितना बेटा? अच्छा 90 नहीं ना 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 मिनट। नोट करो बेटा यहाँ। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, है ना? तो ये तामझाम याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे 2-3 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन याद रखो तो आप सीधे प्रोसेस देख भैया बड़ा आसान है। पानी को गर्म होना है तो उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसी चाहिए? फिक्स चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? कौन देगा? रजिस्टर। कैसे? गर्म होके। और वो कैसे देगा? E² बाय R, पावर इनटू टाइम। ये हो गया एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू Q। Q सेम है, E सेम है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसा रजिस्टर में रिलेशन चलता है टाइम में रिलेशन भी वैसा ही चलेगा। ये इसका रिजल्ट है। क्लियर है? यहां तक नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला है मीटर ब्रिज। हाँ जी, टी इक्विवेलेंट मैंने पैरेलल में अभी बोला आपको। जैसे टी इक्विवेलेंट में अगर हम बोले तो यहाँ पे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है?
आर आ रहा है ना। तो जैसा रजिस्टर का रिलेशन चलेगा वैसे ही टाइम का रिलेशन चलेगा। चलेगा। दोनों रजिस्टर किसमें है, आर इक्विवेलेंट कितना आता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो टी इक्विवेलेंट कितना आएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। याद है सबको, मेरी बात क्लियर है बेटा, है ना। आप सब लोग इधर देखो, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, गैल्वेनोमीटर की, क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी। गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस होती है। दूसरा, इसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तीसरा, ये एक मैग्नेटिक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फिनोमिना पे वर्क करती है, लेकिन रीड क्या करती है, करंट। इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं है, ये मैग्नेटिक फिनोमिना पे वर्क करती है, लेकिन रीड क्या करती है, करंट। और बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ करंट को रीड कर सकती है, जनरली किसमें, माइक्रो एम्पियर। हम गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर और वोल्टमीटर में। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे शंटिंग करनी पड़ेगी। कहां पे रेजिस्टेंस लगेगा, पैरेलल में। आइडियल अमीटर के केस में शंटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट वो पास ऑन होने देगा। तो आइडियल अमीटर का मतलब है, दो मतलब निकाल सकते हो। आइडियल अमीटर का पहला मतलब ऐसा अमीटर जो कितने भी करंट को रीड कर, क्लियर है। दूसरा, आइडियल अमीटर वो अमीटर भी होता है जिसमें एरर नहीं आती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं वोल्टमीटर पे। हम वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर के केस में हम बोलते हैं कि शंटिंग किसमें करते हैं, सीरीज में। अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहा हूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है ना, तो आइडियल अमीटर पॉसिबल है ना आइडियल वोल्टमीटर, यानी एरर तो आएगी आएगी। तो हमने सोचा कि यार इसको मिनिमाइज करना है, तो हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट सोचा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जनरली पोटेंशियोमीटर वायर में हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में होती है। कभी भी पोटेंशियोमीटर वायर का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको एक मेथड बता रखा है, और वो मेथड हमेशा एप्लीकेबल होता है। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको 2000% सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। और जैसे आपके वाला एग्जाम में भी आए थे, तो आप अगर आप जो मैंने तरीका बताया, अगर आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या थी, प्राइमरी सर्किट को सॉल्व करो, उसमें करंट निकालो। दूसरा, करंट निकालने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, किसके अक्रॉस, वायर के। सही है, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। डेल्टा वी को किससे डिवाइड कर दो, लेंथ से। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या लिख देते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फायदा ये होता है कि अगर मुझे किसी भी लेंथ सेगमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो उसको लेंथ से, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से उतने सेक्शन का पोटेंशियल आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, नीचे हम एक सेकेंडरी सर्किट लगाते हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। एक जॉकी होता है, जॉकी क्या होता है, मूविंग एंड। जैसे जैसे हम मूविंग एंड को मूव करते जाते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका डिफ्लेक्शन चेंज होता जाता है। घटते 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 जब कितना हो जाता है, 0, हम वहां पे रुक जाते हैं। इस लोकेशन को बोलते हैं नल पॉइंट। और नल पॉइंट वो लोकेशन होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर सॉरी सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम, दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। सबको कहानी बढ़िया समझ में आई। अब अगली डिवाइस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज होता क्या है, नाम से पता चल रहा है, मीटर का मतलब 1 मीटर। तो इसमें हम एक वायर यूज करते हैं जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। ब्रिज का मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक डिवाइस होती है जिसमें हम 1 मीटर, इसमें फिक्स है। पोटेंशियोमीटर वायर में फिक्स था क्या, उसमें फिक्स नहीं था, यहां फिक्स है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो भी आपको लेंथ कितना लेना है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। सबको बात आ रही है समझ में, तो लिख लेते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ डिवाइस that is generally used to calculate value of unknown resistance. Second, it is based on
concept of Wheatstone bridge. यहां पर ये वायर जो यूज करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर। ये एक रेजिस्टेंस होता है R1 और ये जो रेजिस्टेंस है वो R2। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है नॉन रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है ये अननोन रेजिस्टेंस। यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये इसका मूविंग एंड होता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है। सब लोग इधर देखो, हम करते क्या है यहाँ पर, ये जनरली सेटअप जो यूज आता है वो किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के आता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक रजिस्टर है लेकिन आपको उसका रेजिस्टेंस नहीं पता, तो आप मेरे पास आए कि सर आपके पास मीटर ब्रिज डिवाइस पड़ी है और इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो मुझे ये रेजिस्टेंस पता है, ये तो मैंने लगाया है, ये वाला वो रेजिस्टेंस है जो आप लाए, तो मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा, डिवाइस को ऑन करूंगा। डिवाइस को ऑन कैसे करूंगा, यहां पर हम क्या करते हैं एक बैटरी लगा देते हैं, एक्सटर्नल पावर सोर्स। अब क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को यानी इस मूविंग पॉइंट को, जॉकी को, हम इसको यहां पे ले जाते हैं और धीरे 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 मूव कराना स्टार्ट करते हैं। मूव कराते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया तो ये जो सेटअप है वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से एक्ट करता है। ऐसे क्यों, क्योंकि ये वायर है, इसका खुद भी तो एक रेजिस्टेंस होगा होगा ना। मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो रो एल बाय ए। तो अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इतने सेगमेंट का रेजिस्टेंस अगर R3 है और इतने वायर के सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना है R4, और अगर मान लो यहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, सॉरी R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 बाय R4। अब इधर देखो R1 अपॉन R3, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो x है, क्या मैं R3 लिख सकता हूं क्या, बोलो, रो x बाय इतने वायर की लेंथ। अगर मैं यहां पर लिखूं दैट इज R2 अपॉन R4, R4 लिख सकते हो क्या, रो इंटू 1 माइनस एक्स बाय, सही है। अब देखो यहां से एक पहली चीज, अगर मान लो वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो पहला क्वेश्चन मेरा, अगर मान लो मैं इस वायर को हटा के, मान लो ये एल्युमिनियम वायर लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा यार इतना सस्ता वायर यूज किया हुआ है, थोड़ा सोने वाने का लगाओ, ठीक है। तो मैं थोड़ा पैसा था मेरे पास तो मैंने सोने का वायर आपको गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गोल्ड का वायर लगा दिया, मुझे बताओ कि आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी रो की बजाय अगर रो 1 हो गई, ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर है, आंसर पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कि मैंने कहा यार इतना पतला सा वायर लगा रखा, टूट जाएगा ये तो,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल भी कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर मान लो वायर की रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है? यूनिफॉर्म, तो जो आपका आंसर आता है, जो नल पॉइंट की लोकेशन आती है, वो रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? इसको लिख लेते हैं। यहां से ये बना आपके पास R1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू R2 अपॉन 1 माइनस एक्स। So if resistivity and area of cross section is uniform, then value of x यानी location of null point will be independent from rho and a। लेकिन मान लो रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है, तब तो कैंसिल आउट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की रेजिस्टिविटी अलग होगी और यहाँ की रेजिस्टिविटी अलग, तो वो डिपेंड करेगा। तो वैसा एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक नोट करो, इसको हटा दो बेटा, लिख लिया? सही, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये 100 ओम दे रखा है, ये दे रखा है R2, मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आपको दे रखा है द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर वेरीज एज रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एक्स। If location of null point comes at x is equals to 50 centimeter from point A, find out the value of R2। R2 की कितनी वैल्यू होगी इसको कैलकुलेट। अच्छा, अगर रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करती तो इस केस में कितना आंसर आता? 100 आता। सब लोग देखो, सबको चमक रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करती, कांस्टेंट होती, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी आती? 100, क्योंकि भाई साहब ये अगर 50 है, ये 50 है, तो ये भी 50, तो 1:1, तो यहाँ पर भी रेशियो 1:1 होगा। लेकिन अब 100 आएगा क्या? अच्छा इधर देखो सब लोग, ये मुझे बताओ 100 तो नहीं आना है, लेकिन ये 100 से अगर मुझे तुक्का मारना है ना, तुक्का कैसे लगाएं? आधे घंटे का ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, मेरा नहीं है। अगर मैं आप सोचूं कि R2 की वैल्यू कितनी होगी, 100 से ज्यादा होगी या 100 से कम होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? कैसे ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है। इधर देखो, अगर आप देखोगे x के साथ, x यहां से ले रहे हैं और x के साथ रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वायर के इस वाले सेगमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, तभी तो बैलेंस होगा। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो अगर मुझे तुक्का मारना था तो मैं ये सोच सकता हूँ कि भैया जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 से तो ज्यादा ही। अब कैलकुलेट 140 आंसर आएगा, 140। बहुत बढ़िया, शानदार।
कैसे कैलकुलेट किया? रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया होंगे ना, कितने कितनी वैल्यूज आई रेजिस्टेंस की? बिल्कुल x प्लस एक्स स्क्वायर बाई, उसको इंटीग्रेट किया 0 से 1/2 50 तक, और इसको 50 से 1 तक। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस मैं R3 मान लेता हूँ और यहाँ का रेजिस्टेंस में R4, तो मैं इक्वेशन तो ऐसे ही लिखूंगा ना भाई कि 100 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। ये आसान है, देखो मीटर ब्रिज तो सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना, वीट स्टोन ब्रिज है, इसी फॉर्मूले पे बेस है, काम सारा यहीं से होगा। मुझे R2 कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? R3 और R4। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है वेरिएबल, तो रेजिस्टेंस भी वेरिएबल, तो पहले साहब इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। तो मैं dr अगर लिखना चाहूं तो बनेगा रो को क्या लिख सकता हूं? रो नॉट इंटू dx बाय, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे R3 निकालना है तो R3 को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? ये है x इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 1/2 0.5 ना, और ये x इज इक्वल टू 1। कैसे पता चला ये x इक्वल टू 1? मीटर ब्रिज है, लेंथ हमेशा 1 मीटर होती है, सही है। अगर मुझे R3 कैलकुलेट करना है तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी? x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1/2, सही है। और अगर मुझे R4 कैलकुलेट करना तो रिलेशन तो यही आएगा, दैट इज रो नॉट इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई, लिमिट बताओ, x इक्वल्स टू 1/2 से x इक्वल्स टू 1। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? इसको इंटीग्रेट करें तो दैट इज रो नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एरिया, यही आएगा ना। और इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? 0 से 1/2, वैल्यू बताओ कितना आएगा? तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1/8, कितना आएगा? 5/8 आएगा, 1/2, अच्छा हाँ बिल्कुल 5/8, ये बनेगा 5/8 रो नॉट बाय, और ये बनेगा 7/8 रो नॉट। बस वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, ये आपके पास आएगा 100 अपॉन R3, R3 कितना है? 5/8 रो नॉट बाय इज इक्वल टू R2 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है? ये कैंसिल आउट, हाँ जी बेटा। कहां पर? 0 से, वही डाला मैंने भी तो, लिमिट वही डाली है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना एक्चुअली क्या, ये 1 प्लस, तो यहाँ पर जो 1 है वो भी किसमें है? मीटर में है, ऑब्वियसली बात है। अदरवाइज हमें कितना देना पड़ेगा? 100 प्लस एक्स। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 7/5 इंटू 100, 140। नोट करो बेटा इसका यहाँ पे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड करेक्शन।
अच्छा, आपने सभी सोल्डरिंग देखी, सोल्डरिंग है ना। आपने कहा होगा कि जो मैकेनिक होते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सही करते हैं, एक मशीन से लेके बैठे रहते हैं, ठीक है, और एक वायर से लेके बैठे रहते हैं। वो वायर होता है नाइक्रोम वायर, ठीक है, और जो मशीन होती है, ठीक है, वो एक्चुअली है ना, वो उस मेटल को हीट करके गर्म करके वो एक मटेरियल सा रहता है, उसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड, है ना, हरे हरे कलर का, जैसे जो बिल्कुल मदरबोर्ड टाइप का है ना। एक्चुअली वो कहलाता है ब्रेड बोर्ड। जैसे अपन ब्रेड ब्रेड है ना, ब्रेड बोर्ड कितना आसान है ना। बचपन में जो कैसेट नहीं खेलते थे गेम वाली, उसमें वो चिप्स ही निकलती थी, तो आप देखोगे उसमें ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मटेरियल से चिपका रहता था, सिल्वर सिल्वर सा, उसी को बोलते हैं सोल्डरिंग। ठीक है, अब इसी का इस पॉइंट से लेना देना है। वो तो क्या, जैसे मान लो आपने मीटर, आपने घर में फैक्ट्री बनाई कि साहब मीटर ब्रिज बनाया, वायर बना के बेचेंगे, ठीक है, तो आप इस वायर को अटैच करोगे। अब अटैच कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर इसको चिपका देते हैं, और हम इसको फेविकॉल से नहीं चिपकाते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। और जब हम यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं ना, तो आप क्या करोगे, एक मेटल लोगे, उसको मेल्ट करके यहाँ पे चिपकाओगे, तो ये जो एंड्स होते हैं ना, यहाँ पर एडिशनल मेटल और आ जाता है। किसकी वजह से, सोल्डरिंग की वजह से, है ना। अब थोड़ा बहुत भी आया, लेकिन मटेरियल तो आ गया, और अगर मटेरियल आ गया तो उसका रेजिस्टेंस भी आ गया। क्लियर है। तो एक्चुअली अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली R3 नहीं रहता, R3 से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, और उसी को हम एंड करेक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर सोल्डरिंग की वजह से जो एंड करेक्शन आया वो आया अल्फा, और यहां पर जो एंड करेक्शन आया वो कितना आया, बीटा। अब दिमाग में सर ये अल्फा और बीटा रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, एंड करेक्शन को हम हमेशा लेंथ की टर्म में मेजर करते हैं। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो बढ़ा, रेजिस्टेंस जो बढ़ा किसकी वजह से, सोल्डरिंग की वजह से, तो क्या मैं उस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। मतलब क्या है कि साहब मैं अगर, आपने बोला कि सर यहां पे है ना एक्चुअली 1 ओम बढ़ गया, मैंने कहा ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं इसी नाइक्रोम वायर को लेके रो एल बाय लिख सकता हूं, तो इसके इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। तो ये जो एंड करेक्शन होता है ये लेंथ की टर्म में मेजर्ड होता है, रेजिस्टेंस की टर्म में मेजर्ड नहीं होता। मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो यहां से x डिस्टेंस पर मेरे गैल्वेनोमीटर ने कितनी रीडिंग दे दी, 0, तो अगर मैं यहां पर लिखता तो मेरे पास रिलेशन क्या बनता, बोलो, R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 बाय R4, ये बनता है ना। अब देखो R1 अपॉन R3 को मैं क्या लिखता, 2x बाय, मैं जनरल ले रहा हूं जिसमें रेजिस्टिविटी को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, उसी के लिए एंड करेक्शन लिख रहा हूं। तो R1 अपॉन रो एक्स बाय अपॉन R2 अपॉन यहां पर कितना था, रो इंटू 1 माइनस एक्स, यही लिखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता। यहां से आपके पास रिलेशन क्या बनता, बोलो, R1 अपॉन एक्स प्लस R2 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या आपने यहां पर एंड करेक्शन को लिया क्या, नहीं, ये विदाउट एंड करेक्शन है, विदाउट द एरर, ठीक है, हमें एरर को कंसीडर करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एरर कितनी है, अल्फा, तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ x ना हो के इफेक्टिव लेंथ में कितनी लिखूंगा, x प्लस अल्फा, और यहां पर मैं इफेक्टिव लेंथ कितनी लिखूंगा, R2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बीटा, बस इसी को हम एंड करेक्शन बोलते हैं। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में। अब हमें, हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एंड करेक्शन कंसीडर करना है या नहीं, तो सिंपल सा आंसर है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा और बीटा तो करना है, और कुछ भी नहीं बोला चुपचाप निकल गया तो आपको भी चुपचाप निकल जाना, सही है, नोट करो यहां। इसमें बिल्कुल निकाल सकते हो, जैसे भाई रेजिस्टेंस दे दिया तो वही तो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय, हाँ तो उसी के इक्विवेलेंट करते हैं ना अपन, रेजिस्टेंस दोनों का, आप समझे नहीं, हम उसी वायर से, जैसे मान लो मैं एक नाइक्रोम वायर लाया, उसका रेजिस्टेंस 100, इसने सोल्डरिंग की वजह से इसने गड़बड़ कर दी,
1 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ा दी। तो मैंने बोला कि यार अब क्या करूं, तो मुझे कितना एडिशनल वायर और बढ़ाना पड़ेगा जिससे मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उसके बराबर हो। क्लियर है? तो मैं उसी वायर से रिप्लेस करके उसको कैलकुलेट कर कैसे बेटा। रो में चेंज एक्चुअली एंड करेक्शन के केस में हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि फिर हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन हम लिख सकते हैं, यहां तक नोट कर लो, और इसका एक्सप्लेनेशन और रीजन लेते हैं ऐसे की पॉइंट डालते हैं। अच्छा, हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। ये सबको बता दिया बेटा यहाँ तक समझ में है ना। इस पॉइंट को लिखा देता हूँ, एक बार हेडिंग डालो की पॉइंट इसी में, मतलब कि क्यों ऐसा हम करते हैं वो पॉइंट में लिखा देता हूँ। इसमें लिखो की पॉइंट और इसमें लिखो ड्यू टू सोल्डरिंग, ड्यू टू सोल्डरिंग due to soldering at the end of wire, due to soldering at the end of the wire some extra material due to soldering at the end of the wire some extra material will be deposited and effective resistance of each segment and effective resistance of each segment will increase and effective resistance of each segment will increase। इस सेगमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, दोनों तरफ, क्योंकि यहां पर भी सोल्डरिंग कर रहे हो और दूसरी साइड भी सोल्डरिंग करते हो। दिस एंड करेक्शन, दिस एंड करेक्शन ब्रैकेट में लिख दो अल्फा एंड बीटा, will be measured in terms of length, these end correction will be measured in terms of length। हम इसको किसकी टर्म्स में मेजर करते हैं? लेंथ की टर्म में, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। और फाइनली हमारे पास इसको लिख लो इसके नीचे, दैट इज R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, R1 अपॉन x प्लस अल्फा इज इक्वल टू R2 अपॉन 1 माइनस x प्लस बीटा। ये ध्यान रखना कि अगर आप x को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो एंड करेक्शन को भी सेंटीमीटर में ही लोगे, और x को अगर आप मीटर में ले रहे हो तो एंड करेक्शन को भी मीटर में ही लोगे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम।
इधर देखो बेटा, मैक्सिमम पावर, यहां तो सबको क्लियर है, लिख लिया सबने? मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम है क्या सब? उधर देखो, कॉपी पेन आराम से छोड़ दो, रिलैक्स बात करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई थ्योरम व्योरम नहीं है। फालतू आदमी था, उसमें बहुत समय था, तो उसने उस चीज को बस एक थ्योरम की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। है क्या, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से अपनी थ्योरम लिख सकते हो, इतनी आसान थ्योरम है। थ्योरम ये है, यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 लोग दिख रहे होंगे आपको, एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप मार्केट गए और मार्केट से एक बैटरी खरीद के लाए, तो बैटरी के साथ क्या फ्री मिलता है? तो ये पूरा सेटअप आप खरीद के लाए, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम और क्या नाम देते हैं? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब वो रेजिस्टेंस या उस डिवाइस का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप बैटरी को लगा रहे हो। आपने यहाँ पे पंखा लगा दिया तो पंखे का रेजिस्टेंस, कूलर लगा दिया तो कूलर का रेजिस्टेंस, तो ये लोड रेजिस्टेंस है। अब है क्या, आप चाहते हो, आप बैटरी से क्या इच्छा रखते हो, आपकी अपेक्षा क्या है बैटरी से? कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर कर। ये वही थ्योरम है कि हमने क्या किया, यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा दिया और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसी को मिले। तो मैक्स से मैक्स कितनी एनर्जी मिल सकती है उसको हम प्रूफ करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, कितनी एनर्जी मिलेगी? क्या मैं इसमें पावर निकाल सकता हूं क्या? और पावर निकाल के उसको डिफरेंशिएट करके कितना कर दूं? 0। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करना है। बस ये आंसर है, नोट करो और कैलकुलेट करके मुझे बता दो। To maximize the power across the power across the load resistance, तो पहले पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस को आई स्क्वायर इंटू आर बोल सकता हूं क्या? है, मान लो इसमें करंट कितना है, आई, तो आई स्क्वायर इंटू आर। आई कैसे निकालूंगा? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस का होल स्क्वायर इंटू आर। बस इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है। मुझे आंसर बताओ कितना है। जीरो करेगा ना बेटा, ईवी सब उड़ जाएगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक रिलेशन आ जाएगा। कितना आएगा? कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, अच्छा मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, बड़ा आर की छोटा आर? बड़ा आर। क्यों? वो करिए भले साहब, आप तो बैटरी खरीद लाए, तो आपकी किस्मत में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा था वो आ चुका है, ये नहीं बदला जा सका, इसको आप बदल सकते हो। क्लियर है? चलो, हाँ बहुत बढ़िया समझ गए। तो dp बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करें, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जो दो तरीके हैं, एक तो u बाय v वाला फॉर्मूला जो मुझे याद नहीं रहता, तो मुझे तो u इंटू v वाला फॉर्मूला याद रहता है। तो पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r टू द पावर -2 इंटू कैपिटल R। मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 करूंगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, तो 0 में ही जाना है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r टू द पावर -3। इसको ऐसे ही रखा तो इंटू आर प्लस, अब इस बार इसको डिफरेंशिएट किया तो 1, इसको ऐसे ही रहने दिया, ये कितना बना? कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर -2 इज इक्वल टू 0। सही है?
यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये बना आपके पास, दैट इज 2 अपॉन, इसको दूसरी साइड लेके तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 2r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। यहां से ये चला गया, 2 पावर उड़ गई, एक ही बची, इसको इधर ले गए तो 2r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस, सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? तो यहां से देखो हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें ये पता चलता है कि अगर मुझे इस लोड रेजिस्टेंस में से पावर का ट्रांसमिशन कैसा करना है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इसको पावर सप्लाई करनी है, तो जो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सही बात है। अब मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि ठीक है ये तो कंडीशन हो गई, वैल्यू थोड़ी हुई पावर की, तो वो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर कर सकते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो नोट करो, कैलकुलेट करो मैक्सिमम पावर। कितनी होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड? ई स्क्वायर बाय 4r, यही तो है पावर, है ना? अगर पावर की बात करोगे तो पावर इज आई स्क्वायर आर, आई है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू आर, और कैपिटल आर किसके बराबर है, स्मॉल आर, तो ये आपके पास बना ई अपॉन, इसको 2r लिख दो, इसका होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये बना ई स्क्वायर बाय 4r। सही है। एक काम करो, कैलकुलेट करो टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय द बैटरी। टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय द बैटरी, बिल्कुल, टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय बैटरी। बैटरी कितनी पावर को ट्रांसमिट करेगी वो कैसे निकालोगे? एक ही तरीका है, आई इंटू डेल्टा। ये तो सिखाया ना, जो आता वही सिखाऊंगा, है ना? आई इंटू डेल्टा वाई, तो आई हो गया करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, डेल्टा वी हो गया उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो आई इंटू डेल्टा वी तो ई हो गया। सही है। आई को क्या लिख सकता हूं मैं, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस इंटू ई, और कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है, तो ये कितना बनेगा, ई स्क्वायर बाय 2r। सही है। बैटरी ने कितनी पावर ट्रांसमिट की, बैटरी ने पैसा खर्च किया ई स्क्वायर बाय 2r, और हम कितने पैसे का सदुपयोग कर पाए, इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसका आधा। तो मैं ये बोल सकता हूं मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं 50% से, ये इसका 50% ही तो है, मैं कभी भी 50% से ज्यादा एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। उससे कम भले ही हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा ये मैक्सिमम है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं जितना बैटरी वर्क करेगी उसकी आधी एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में चली जाएगी, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाए, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ हम किसको यूज कर सकते हैं, उसकी आधी रिमेनिंग एनर्जी को, वो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम 50% ही हम यूज कर सकते हैं, या तो 50% या उससे कम, कभी भी हम उससे ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज अ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम, कि हम किसी भी बैटरी से एक्सटर्नल लोड को जो पावर सप्लाई करते हैं वो कभी भी टोटल पावर के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको लिख लेते हैं, टोटल पावर supply to any external
resistance cannot be greater than 50% of total supplied energy. सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर एक की वजह दो रजिस्टर होते तो क्या करते? आर इक्विवेलेंट। तो अगर मैं फॉर यहाँ पर फाइनलाइज इसको समरी कर देता हूँ इसकी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? आर इक्विवेलेंट। अच्छा, एक से ज्यादा बैटरी होती तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते। समझ में आ रही है सबको बात? तो एक्चुअली आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट है ना, तो छोटा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बड़ा आर। समझ में आया ना? चार बैटरी होती तो चारों को हटा के हम एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देते और फिर हम बोलते उसके बारे में यही कथा, तो आंसर तो यही आता। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा? छोटा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बड़ा आर। अब कैसे भी कॉम्बिनेशन बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मेरी बात बढ़िया समझ में आ रही है? ठीक है ना? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए होमवर्क आपका रहेगा एक तो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और जो नहीं हुए हैं वो आपको जो यहाँ से कॉपी मिली है उसी में ही सॉल्व करने हैं। एक साइड आपको सॉल्यूशन लिखना है, एक साइड आपकी गलतियां लिखनी है। ठीक है, तो पेपर डिस्कस करेंगे। और रेस नंबर मैंने कहां तक दे दिया बेटा आपको? 26 डिस्कस हो गया, 25 तक डिस्कस हुआ है। अच्छा 25 भी नहीं हुआ, तो 25 और 26 ये तो पहले का होमवर्क है ना, तो ये पहले डिस्कशन ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर जो रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा टेस्ट पेपर, फिर रेसेस में 25 और अगर समय मिला तो 26, बट ये कि कंप्लीट जरूर करके लाना। ठीक है, चलो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे टेस्ट नंबर।